नमस्कार साथियों। साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का, स्प्लिट इन द कांग्रेस। अगर आपने अब तक के सारे वीडियोस देख लिए हैं या एटलीस्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के पहले वाले वीडियोस देख लिए हैं, तो ये वाला वीडियो जो है उसके अंदर आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है उसको और इंक्रीज करेगा। पिछले वाले वीडियो के अंदर जहां पर हमने नॉन कांग्रेसिज्म पढ़ा था, वहां पर हमने ये देखा था कि कैसे एफपीटीपी सिस्टम की वजह से कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टीज हैं वो इकट्ठी हो गई थी। लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये कि जब एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीच में उसके संघर्ष शुरू होता है, तो कौन कौन से टॉपिक्स हमारे को पढ़ने होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल्स हमारे को पॉलिटिकल साइंस के और पॉलिटी के क्लियर करने होते हैं। याद करिए, पुराने चैप्टर्स में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने कांग्रेस की एक बहुत ताकतवर थ्योरी को पढ़ा था। हमने कांग्रेस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि कांग्रेस सिस्टम की सबसे खास बात, सबसे खास ताकत जो है वो फैक्शंस है। कांग्रेस में मल्टीपल फैक्शंस थे और ये कांग्रेस को एक जबरदस्त रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, बाकी सबके अगेंस्ट कांग्रेस को प्रोटेक्ट किया करते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि वही फैक्शंस कांग्रेस के डिवीजन का एक सबसे बड़ा कारण बने थे। और जो सारी बातें मैं कर रहा हूं, ये आपको अपनी बुक की इस पर्टिकुलर फोटो के अंदर बड़े इजीली नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ये है मैडम इंदिरा गांधी, जो 1967 के बाद बहुत स्ट्रांग हो गई थी। 1967 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस जीत गई थी लेकिन बहुत ज्यादा नंबर्स उसके पास नहीं थे। 1969 के प्रेसिडेंशियल चुनाव होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, और इंदिरा गांधी का ये जो कैंडिडेट है ये जीत जाता है। किसके खिलाफ जीतता है? इस व्यक्ति के खिलाफ जीतता है जो कांग्रेस का ही एक दूसरा कैंडिडेट था। मतलब एक ही पार्टी के दो कैंडिडेट्स थे। ये वर्चुअली होना असंभव है। आज के टाइम में अगर बीजेपी की तरफ से दो कैंडिडेट खड़े हो जाए तो कोई तीसरा कैंडिडेट मोर्चा मार लेगा। बट यहाँ पर कांग्रेस ने ही दो कैंडिडेट्स खड़े करे थे। तो ये पूरी कहानी क्या थी ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये कौन सा बंदा है जो रो रहा है इस कैंडिडेट के हारने पे, और जब कांग्रेस का कैंडिडेट हारा है तो इंदिरा गांधी क्यों खुश हो रही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर में। हम लोगों को थैंक्स करना चाहिए किसका? आर के लक्ष्मण जी का। इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। हमारे देश के बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट। इनके बारे में जरूर पढ़िएगा आप। तो आइए हम लोग अपनी बात को वहीं से शुरू करते हैं जहां पे हमने पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में छोड़ा था। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में तीन जनरल इलेक्शंस पढ़े थे, 1952 का, 57 का, 62 का। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था 1967 के इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस लोकसभा के और प्लस स्टेट्स के। अगर आपको याद हो, लोकसभा के चुनाव कांग्रेस जीत गई थी, 283 सीट्स मिली थी। लेकिन अब तक की सबसे कम टैली थी, ये सबसे कम सीटें मिली थी लोकसभा के अंदर। तो जीत तो गई थी कांग्रेस, कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन नंबर्स श्रिंक हो गए थे। और दूसरा था स्टेट्स। स्टेट्स में 7 स्टेट्स ऐसी थी जहां कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, और अल्टीमेटली 9 स्टेट्स ऐसी थी जहां पर कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। ये दो फंडामेंटल्स थे 1967 के इलेक्शंस के जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े। आइए उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। पावर रिटेन्ड बाय कांग्रेस एट सेंटर बट विद रिड्यूस्ड मेजॉरिटी। ये बात तो सही है। जहां पिछले इलेक्शंस में कांग्रेस की 350 से ज्यादा सीटें आया करती थी, वहीं इस बार कांग्रेस की केवल 283 सीटें आई थी। और कई स्टेट्स के अंदर कांग्रेस जो है अपनी मेजॉरिटी भी हार चुकी थी।
रिजल्ट्स ने ये प्रूव कर दिया कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। इन रिजल्ट्स ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई कि कांग्रेस अविजित नहीं है, कांग्रेस को जीता जा सकता है, बट स्टिल नो सब्स्टिट्यूट। और दूसरी बात जो समझ में आई वो ये कि लेकिन कांग्रेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत सारी स्टेट्स के अंदर कांग्रेस हार गई थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस ने वहां पर भी अपनी सरकारें बना ली थी। धीरे धीरे साल बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ लुड़ के, कहीं ना किसी किसी को तोड़ के, किसी को मरोड़ के, कैसे भी करके कांग्रेस ने अपनी सरकारें बहुत जगह बना ली थी। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, बट साथ में ये भी बात क्लियर है कि यू कैन डिफीट कांग्रेस बट यू कैन नॉट इग्नोर कांग्रेस, कांग्रेस फिर भी रहेगी। मोस्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स डिडंट सर्वाइव लॉन्ग। यहाँ पर भी जैसे 9 स्टेट्स की हमने बात करी ना, जहां पर भी कांग्रेस जो है वो नहीं जीती थी, सरकार नहीं बना पाई थी, वहां की सरकारें भी बहुत लंबा नहीं चल पाई। कई जगह पर मेजोरिटी गिर गई। क्यों मेजोरिटी गिर गई सरकारों की? क्योंकि ज्यादातर जगह पर कोअलिशंस की सरकार थी, कोअलिशंस की सरकारें बनी हुई थी ज्यादातर जगह पर। हमने कोअलिशंस के बारे में पढ़ा है, मल्टीपल पार्टीज इकट्ठी मिलकर सरकार बनाती है, लेकिन उसके बाद जो है दोनों आपस में उनका तकरार हो जाता है और फिर वो जो है सरकार गिर जाती है, तो वो हो गया। या नए कॉम्बिनेशंस बना लिए गए, वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी इसके साथ तोड़ के दूसरे के साथ चली गई, या फिर तीसरे के साथ चली गई, तो नए कॉम्बिनेशंस बन गए। या फिर प्रेसिडेंट रूल बन गया, यानी कि अल्टीमेटली सरकार जो है वो स्टेट को चला ही नहीं पाई। सेंटर के अंदर कांग्रेस थी, उन्होंने वैसे भी जीना मुश्किल कर दिया, और स्टेट गवर्नमेंट जो बनी थी उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और वो स्टेट की सरकार को चला ही नहीं पाए। तो ऐसा बहुत सारे राज्यों के अंदर ऐसा हुआ। तो इसलिए आप एक बात कह सकते हो कि कांग्रेस का अभी तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, हालांकि कांग्रेस को हराया जा सकता था। अब बात शुरू होती है इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट की। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी की, और हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो के जो डिस्कशन है उसके कोर की, कि आखिर क्या हुआ था। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि पहले नेहरू जी की डेथ हुई, तो सिंडिकेट, बड़े बड़े जो कांग्रेस के बड़े लोग थे, उन्होंने शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया। क्यों बनाया? शास्त्री जी बड़े सादे विचारधारा के थे, गांधीयन व्यक्ति थे। उनको लगा कि बहुत इजीली इनको इन्फ्लुएंस कर लेंगे, और हम जो कहेंगे वो ये लोग, ये जो प्रधानमंत्री हैं ये वही काम करेंगे। शास्त्री जी की 1966 में डेथ हो गई। 66 में जब डेथ हुई तो उसके बाद इंदिरा गांधी को भी इन लोगों ने, इन बड़े लोगों ने, कांग्रेस के बड़े दिग्गजों ने इंदिरा गांधी को चूज किया। उन्होंने कहा एक तो नेहरू की लीगेसी कंटिन्यू होगी, और दूसरा इसको एक्सपीरियंस कम है राजनीति का, और हम जैसा इसको कहेंगे ये वैसा ही करती चली जाएगी। और शुरू के 1 डेढ़ साल ऐसा ही हुआ, जैसा कि ये लोग कहते थे। जैसे सिंडिकेट वाले या बड़े जो लोग थे, वो जैसा इंदिरा गांधी को कहते थे, इंदिरा गांधी को वैसा ही करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे इंदिरा गांधी को ये लगा, फील हुआ, या आप किसी की पर्सनालिटी को कितने टाइम तक रोक के रख सकते हो। बहुत एग्रेसिव पर्सनालिटी थी इंदिरा गांधी की। बचपन से ही ये गुण उनमें नजर आ गए थे कि हाँ, बड़े होकर ये बड़ी पॉलिटिकल लीडर बनेगी। बाकी लोग प्रेजेंट सिचुएशन को देखते थे, बाकी लोग ये देखते थे कि हाँ, कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप रहती है मीटिंग्स के अंदर, तो मैडम को दबाया जा सकता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि जिस दिन मैडम के हाथ में पावर आई, तो मैडम जो है पूरी की पूरी कुर्सी को, पूरी की पूरी सत्ता को पलट कर रख देगी। तो धीरे धीरे इंदिरा गांधी को 1966 में राज मिलने के बाद, इंदिरा गांधी को धीरे धीरे ये समझ में आना शुरू हुआ कि मुझसे अपनी मर्जी के काम करवाए जाते हैं, मुझे एडवाइस के नाम पर दबाया जाता है, मेरी बात को नहीं सुना जाता है, जबकि प्रधानमंत्री मैं हूं। और धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने उनके सामने अपनी पावर को असर्ट करना शुरू किया। और जब असर्शन शुरू हुआ, जब इंदिरा गांधी ने उनके सामने अपनी बात को फोर्सफुली या टेक्टफुली रखना शुरू किया, तो फ्रिक्शन जो है वो पैदा होना शुरू हुआ। और एक तरफ कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े दिग्गज, और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी अकेली।
तो रियल चैलेंज जो था इंदिरा गांधी को, आईजी मैडम को, वो कांग्रेस के अंदर था। सिंडिकेट यहां पर किसको कहा गया है? कांग्रेस के अंदर एक सिंडिकेट था, जो पावरफुल लोग थे, इन्फ्लुएंशियल थे कांग्रेस के अंदर, और सीनियर कांग्रेसमैन थे। यानी कि जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे उस जमाने के, बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स, वो जो बुजुर्ग हो चुके थे, जो 60 साल से ऊपर के थे, 60-65 साल के ऊपर के थे, जिन्होंने कांग्रेस को बहुत लंबे टाइम से, जिनको एक्सपीरियंस था कांग्रेस को चलाने का, वो लोग जो हैं वो सिंडिकेट बनाकर बैठे हुए थे। और वही लोग ये चाहते थे कि देश की कमांड, चाहे प्रधानमंत्री कोई और हो, लेकिन कमांड इनके हाथ में रहना चाहिए। उन्होंने इंदिरा गांधी को, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को बनाया, किस लिए बनाया? ताकि वो उनकी एडवाइस को और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन को एसर्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने अपनी पावर को, अपनी पोजीशन को एसर्ट करना शुरू कर दिया। और इंदिरा गांधी उनसे एडवाइस नहीं लेती थी। कांग्रेस के बाहर इंदिरा गांधी के बहुत सारे एडवाइजर्स थे, जो केवल इंदिरा गांधी के लिए काम करते थे। तो यानी कि वो कांग्रेस के अंदर से एडवाइस नहीं ले रही थी, कांग्रेस के बाहर अपने ट्रस्टेड लोगों से वो एडवाइस लिया करती थी। और बहुत स्ट्रेटेजिकली उसने सिंडिकेट को साइड लाइन कर दिया। मतलब चुपचाप, बिना कुछ कहे, बिना फ्रिक्शन क्रिएट करे, बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना तू तड़ाक किए, उसने धीरे धीरे कांग्रेस का जो सिंडिकेट है ना, जो सीनियर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, उनकी बात को नजरअंदाज करना शुरू किया, उनकी बात को इग्नोर करना शुरू किया। जैसे हमारी पंजाबी में कहते हैं, ठुड्डे लैन लगा दिया। जैसे कई बार क्या होता है ना, घर में दादाजी बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं कि घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा है। वो पिताजी को बोलते हैं कि भाई तुम्हारा हिसाब किताब ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन पिताजी इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं। जैसे कई बार सास बहू में होता ना, सास जो है वो बोलती है कि तू ये काम ठीक नहीं कर रही है, बहू को ऐसे नहीं कर रही है। बहू कहती है हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ जी, लेकिन करती अपनी मर्जी की है। इस तरह की सिचुएशन सिंडिकेट के साथ हो गई। तो प्रॉब्लम क्या है, सिंडिकेट में बुजुर्ग लोग हैं, वो इस फेट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बहुत कम एज्ड लोग ऐसे होते हैं जो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा इग्नोर अगर कोई कर रहा है उनको, वो इसको एक्सेप्ट करते हैं। सिंडिकेट यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था, खास तौर पर जब उनके सामने एक मैडम है, एक लेडी है। तो हो सकता है वो मेल में या शास्त्री जी को फिर भी इग्नोर कर देते, लेकिन वो एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर को कभी भी अपने आप को रूल करने नहीं देना चाहते थे। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने उनको बहुत केयरफुली, उनको टेक्टफुली जो है साइडलाइन कर दिया। अब इंदिरा गांधी के सामने दो काम हो गए। इंदिरा गांधी के सामने ट्विन टास्क था। पहला था इस सिंडिकेट से मुक्ति, इस सिंडिकेट से आजादी। और दूसरा था 1967 के जो चुनाव हुए थे, उसके अंदर कांग्रेस का जो नंबर कम हुआ था, जो मेजॉरिटी उसकी कम हुई थी, जो वोट का शेयर कम हुआ था, उसको भी इंक्रीज करना। ये दो काम थे। पहला तो अपनी पोजीशन कांग्रेस में बचाना, और दूसरा अपनी पोजीशन देश में बचाना। ये दोनों चैलेंजेस जो है इंदिरा गांधी को फेस करने थे। तो इंदिरा गांधी ने इसके ऊपर दिमाग लगाया। बहुत स्ट्रेटेजिक थी इंदिरा गांधी, नेहरू की बेटी थी। चाहे राजनीतिक एक्सपीरियंस कम था, लेकिन वो उस टाइम के लिए कम था। अदरवाइज सारी जिंदगी उन्होंने नेहरू को काम करते हुए देखा था। तो इंदिरा गांधी को समझ में आया कि मुझे ना इनको टारगेट नहीं करना है। सबसे बड़ी ताकत है देश की जनता। मुझे देश की जनता को टारगेट करना है। मुझे इन लोगों ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, मुझे सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, मुझे इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया है। तो मैं अगर फोकस करूं देश की जनता पर, तो देश की जनता इनको जवाब देगी, मुझे इनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। और इसलिए इंदिरा गांधी ने इसको एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बनाया। उसने इसको वन टू वन स्ट्रगल नहीं बनाया, उसने इसको एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल बनाया। और इंदिरा गांधी ने कहा कि अब मेरा टारगेट ये है कि मैं अपने देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालूं, प्रॉब्लम से बाहर निकालूं, और मैं इसके लिए काम करूंगी। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो कांग्रेस का एजेंडा
1956 में बनाया था। कौन सा एजेंडा बनाया था? सोशलिस्ट एजेंडा। उन्होंने इस एजेंडा को प्रमोट करना शुरू किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाया कि मैं ये 10 काम करूंगी। कौन कौन से 10 काम बड़े इंटरेस्टिंग है। पहला, उन्होंने कहा सोशल कंट्रोल ऑफ द बैंक्स। सोशल कंट्रोल ऑफ द बैंक्स, इसका क्या मतलब है? 1967 से पहले भारत में जितने भी बैंक थे वो सब प्राइवेट लोगों के थे। मतलब आज के टाइम में जैसे आप कह रहे थे ना, अंबानी, अडानी, टाटा, ये लोग, तो ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन के ही हुआ करते थे बैंक। सरकारी बैंक बहुत लिमिटेड, बहुत कम हुआ करते थे। तो सरकार ने सबसे पहले क्या करा, बैंकों को, बैंक वालों को बुलाया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया और उनको कहा कि जी हमने देखा है आप गरीबों को, फार्मर्स को, छोटे उद्योगों को लोन ही नहीं देते। आप सारा लोन जो है केवल बड़े बड़े अमीर लोगों को देते हो, महंगी फैक्ट्रियां लगाने में देते हो, अपने लिए रखते हो, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करते हो, जबकि लोगों का डिपॉजिट आप लोगों के ऊपर खर्चा नहीं करते हो, फार्मर्स के ऊपर खर्चा नहीं करते हो। तो इसीलिए कुछ चेंजेस हमने आपको बता रहे हैं, कल से ये चेंजेस इंप्लीमेंट करना। गरीबों को लोन मिलना चाहिए, गांव के अंदर ब्रांचेस खुलनी चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मैं आपको बता दूं 1967 के अंदर, 1967 और 1968 के अंदर उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, सब बैंक वालों को बुलाकर उनको कहा कि भाई देखो ऐसा है, आप गरीब और पिछड़ों को लोन दिया करो। 67 68 केवल उनसे रिक्वेस्ट चलती रही, केवल उनसे क्या चलती रही, रिक्वेस्ट चलती रही कि आप ये काम किया करो। वो नहीं माने। उन्होंने क्या किया, वो नहीं माने। तो 1969 में इंदिरा गांधी एक स्टेप और आगे गई और उसने बैंकों का ही राष्ट्रीयकरण कर दिया। आज के देश में आप प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पढ़ते हो कि देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी चीजों को प्राइवेट लोगों को बेचा जा रहा है। उस जमाने में उल्टा होता था, प्राइवेटाइजेशन नहीं नेशनलाइजेशन होता था। प्राइवेटाइजेशन का उल्टा होता है नेशनलाइजेशन। यानी कि 14 प्राइवेट बैंक इंदिरा गांधी ने खरीद के सरकार को दे दिए, कह रही रखो अपने पास, ये तुम मेरे हिसाब से नहीं चल रहे ना, मैंने खरीद लिया। यही चीज, बिल्कुल यही चीज इंश्योरेंस में भी थी। जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस की कंपनियां थी ना, नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तो एलआईसी हो गई, जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां थी, जो गाड़ियों की इंश्योरेंस करती है, स्कूटर की इंश्योरेंस करती है, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करती है, ये सारी कंपनियां, लगभग 107 कंपनियां, ये भी प्राइवेटाइज थी। और ये भी सारे बेनिफिट्स जो है अमीरों को दिया करती थी, बिजनेसमैन को देती थी, अर्बन लोगों को देती थी, रूरल की तरफ ध्यान ही नहीं देती थी। तो उन सबको भी नेशनलाइज कर दिया। एक झटके के अंदर 107 कंपनियां खरीदकर एक कंपनी बना दी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और उसकी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और उसकी सब्सिडरीज बना दी। आज के टाइम में आप देखते हो ना, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये जो कंपनियां, ये उससे पहले प्राइवेट हुआ करती थी। सरकार ने वो भी उठाकर लोगों की भलाई के लिए प्राइवेट लोगों से उठाकर अपने पास रख ली। तो लोग, देश की जनता खुशम खुश। सरकार क्या बड़े बड़े फैसले ले रही है, सरकार ने नाक में दम कर दिया है। ऐसी सरकार को आप कह सकते हो अडानी अंबानी की सरकार? ना, आप कह ही नहीं सकते कि टाटा, उस टाइम टाटा बिरला हुआ करते थे, कि ये सरकार टाटा बिरला की है। ना, इस इमेज को पूरे तरीके से निस्ते नाबूद कर दिया इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे। इसके अलावा जो अर्बन लोगों के पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी और उनकी जो इनकम थी, उसके ऊपर सीलिंग लगा दी, यानी एक अमाउंट से ज्यादा आप प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, आपकी इनकम नहीं हो सकती। पीडीएस, गरीब के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। राशनिंग, राशन दिया करते थे ना, हालांकि राशनिंग इंडिया में 1943 से चल रही थी, लेकिन उसको और ज्यादा एक्सपैंड किया गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट किया गया। लैंड रिफॉर्म्स हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। टेनेंसी को राइट्स दिया गया, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी पहले ही हो चुका था, ज्यादा लैंड्स को लेकर अपने पास उनको गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ऐसे बहुत सारे कदम उठाए गए। प्रोविजन ऑफ हाउसिंग साइट्स फॉर रूरल रूरल पुअर,
गरीब लोगों जिनके पास घर नहीं होता था, उन्हें घर दिए गए। बहुत सारे लोगों को, रूरल लोगों को घर प्रोवाइड किए गए। तो फॉर्मली अप्रूव्ड ये जो सारी चीजें थी, ये बहुत पॉपुलिस्ट थी। इन मेजर्स को हम लोग कह सकते हैं, ये सारे मेजर्स बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट थे, जो किसी नेता को जमीन से ऊंचाई पर पहुंचा सकते थे। सारे पॉपुलिस्ट थे, लोगों को बहुत पसंद आ रहे थे। तो सिंडिकेट जो है, मना तो कर नहीं सकता था इन प्रोविजंस के लिए। सिंडिकेट ने हामी भर दी, ठीक है जी आप ये कर लो। सिंडिकेट का अंदर से मन नहीं था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी ने इस तरीके से इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट किया था कि सारा क्रेडिट, क्रेडिट असली चीज होती है क्रेडिट, सारा क्रेडिट किसको मिलेगा? इंदिरा गांधी को मिलेगा। तो फॉर्मली अप्रूव्ड बाय सिंडिकेट बट हैड रिजर्वेशंस, वो मन नहीं था, उन्होंने अलाउ जरूर कर दिया। यहाँ देखो एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग, आपकी बुक का पेज है एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस। ये भी देखो इंदिरा गांधी का एक और पैंतरा जो उन्होंने खेला था। क्या होता है प्रीवी पर्सेस? फर्स्ट चैप्टर में आपने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स पढ़ा था। जब 565 रियासतों को मिलाया गया, तो रियासत वाले बोलते कि हम लोग अपना राजपाट सब छोड़ रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? तो उस टाइम पर जो हमारी सरकार है उसने कह दिया कि जी आप अपने महल अपने पास रख सकते हो, अपनी प्रॉपर्टियां अपने पास रख सकते हो, जमीन जायदाद अपने पास रख सकते हो। इसके अलावा अब क्योंकि राज तो आप चला नहीं सकते हो, प्रॉपर्टियां आपको दे दिया, राज नहीं चला सकते। राज जब चलाते थे तो तो इनकम जनरेट होती थी, राजा और अमीर होता था। अब वो चीज तो बंद हो जाएगी। अब स्टेट्स जो हैं वो तो सरकार के पास चली गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गई। ऐसे में हम क्या करेंगे, हम आपको ना कुछ पैसा हर महीने या हर साल अलाउंसेस का देते रहेंगे, ताकि आप खुश रहो। राजा जी, आप अपनी रियासत को सरकार को डोनेट कर रहे हो, इसके एवज में आपको हर महीने या हर साल अलाउंसेस मिलते रहेंगे, पैसा मिलता रहेगा, ऑनरेरी मिलता रहेगा, वजीफा मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ आपको पेमेंट मिलता रहेगा, इनकम आपकी होती रहेगी। राजा लोग खुश। सरकार फ्री फंड में लोगों को क्यों पैसा बांट रही, अमीरों को पैसा क्यों बांट रही है? तो नेहरू ने भी बहुत लंबे टाइम तक इसका विरोध किया कि ये गलत है। हालांकि इम्प्लीमेंट करने में नेहरू का योगदान था, क्योंकि पहले वो प्रधानमंत्री ही थे। लेकिन इम्प्लीमेंट इसको क्यों किया गया? इसलिए क्योंकि राजाओं को उस टाइम मनाना था। उस टाइम ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था कि 565 रियासतों को हिंदुस्तान में मिला लिया जाए। तो जब रियासतें मिल गई और इसके एवज में उनको पैसा मिलता रहा, तो बहुत साल निकल गए थे। अब 1947 में आजादी हुई थी और अब आ गया था 1967, 20 साल से उनको पैसा दिया जा रहा था। तो अब इंदिरा गांधी ने कहा कि ना तो नेहरू जी रहे जिनके टाइम में तुमको ये सहूलियत मिली थी, ना ही कोई और नेता रहा, अब तो हमारी सरकार है, हमें लगता है कि ये गलत है। और इसीलिए उन्होंने एक झटके के अंदर वो जो पैसा उन राजा महाराजाओं के परिवार वालों को मिलता था, वो खत्म कर दिया। उसी को बोलते थे प्रीवी पर्स, प्राइवेट पर्स। जो सरकार उनके पर्स में पैसा डालती थी उसको बोलते थे प्रीवी पर्स। तो एक झटके में इंदिरा गांधी ने वो जो प्रीवी पर्स था उसको खत्म कर दिया और उनकी इनकम बंद कर दी। इस बात के ऊपर सिंडिकेट डिवाइड भी हुआ। क्यों डिवाइड हुआ? क्योंकि कई लोगों का मानना था, जो पुराने दिग्गज थे, जो पुराने टाइम में थे, जो उस टाइम पर भी थे जब प्रीवी पर्सेस को एक्चुअली में इम्प्लीमेंट किया गया था, उनका ये कहना था कि हम दगा कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर धोखा दे रहे हैं। हमने उनकी रियासत को ये कह के मिलाया था कि हम आपको ताउम्र इतना पैसा देते रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी रियासत को देश में मिलाया है। अब जब उनकी रियासत देश में मिल चुकी है, अब जब 4 बार चुनाव हो चुका है, अब जो अपनी रियासत को वो वापस नहीं ले सकते हैं, नहीं हथिया सकते हैं, ऐसे टाइम में जाकर आप उनकी इनकम जो है, इनकम सोर्स जो है वो बंद कर रहे हो। इसका मतलब आप उनके साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है? तो ये कईयों का व्यू पॉइंट था, मोरारजी देसाई का भी व्यू पॉइंट था, लेकिन इंदिरा गांधी ने किसी की नहीं सुनी और अल्टीमेटली प्रीवी पर्सेस जो है वो एबॉलिश हो गया। द गवर्नमेंट, ये जो है मोरारजी देसाई हाउएवर कॉल्ड द मूव मॉरली रॉन्ग एंड अमाउंटिंग टू ब्रीच ऑफ फेथ विद द प्रिंसेस। उन्होंने कहा ये जो फेथ है
उसका ब्रीच हुआ है। जो प्रिंसेस का फेथ था वो आपने ब्रीच किया है। गवर्नमेंट ने जब पहली बार एबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्सेस किया तो राज्यसभा में ये जो कानून है ये पास नहीं हो पाया। तो गवर्नमेंट जो है वो फिर ऑर्डिनेंस लेकर आई। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि कई बार अगर पार्लियामेंट नहीं चल रही होती है तो सरकार कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए एक कानून लेकर आ सकती है। तो सरकार वो ऑर्डिनेंस ले आई। इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने लोगों के अंदर पैठ बना ली थी, एक लोगों का विश्वास जीत लिया था कि हाँ ये एक लेडी है जो प्रीवी पर्स बंद करवा के रहेगी। तो इसीलिए जैसे 1971 के चुनाव जीते इंदिरा गांधी ने, 67 के बाद जो 1971 में चुनाव हुए, जैसे इंदिरा गांधी ने वो जीते, उसने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे चेंजेस करे कि प्रीवी पर्सेस जो है वो परमानेंट के लिए एबॉलिश हो गए। तो अल्टीमेटली इंदिरा गांधी अपनी कांग्रेस से भी लड़ी, इंदिरा गांधी पार्लियामेंट से भी लड़ी, इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ी, लेकिन अल्टीमेटली उसने प्रीवी पर्सेस को एबॉलिश कर दिया, जिससे बहुत बड़ी जनसंख्या भारत में खुश हुई इस बात को लेकर कि हमारे यहाँ एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अमीरों की नहीं सुनता है। यहाँ पर हम लोग ये एक और पेज है आपकी बुक का, द कांग्रेस सिंडिकेट को डिफाइन करने के लिए। सिंडिकेट जो है ये एक इनफॉर्मल नाम था, कहीं आपको किसी ऑफिशियल कागज के अंदर, कांग्रेस के किसी ऑफिशियल कागज के अंदर आपको ये सिंडिकेट शब्द जो है वो सुनाई नहीं देगा। गिवन टू अ ग्रुप ऑफ लीडर्स, कौन कौन से लीडर्स थे जो बहुत ताकतवर लीडर्स थे? सबसे बड़ा नाम आता है के कामराज का। हम पिछले 2-3 वीडियो से लगातार मिस्टर के कामराज को, तमिलनाडु के एक बहुत बड़े नेता को डिस्कस करते आ रहे हैं। वही सर्वे सर्वा थे नेहरू के बाद। उन्होंने ही लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, और अब हमारी मैडम प्रधानमंत्री जो है उनको कॉन्टिन्यूसली साइडलाइन कर रही हैं। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। मिस्टर पाटिल, पिछले वीडियो में मिस्टर पाटिल को डिस्कस किया है हमने, मैंने कहा था कि आपको याद रखना चाहिए पाटिल इज फ्रॉम बॉम्बे, ठीक है। निजालिंगप्पा ऑफ कर्नाटक, उस टाइम पर नाम था मैसूर। एन संजीव रेड्डी, अभी इनका नाम और ज्यादा डिस्कस करेंगे, रेड्डी साहब कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। प्रतुल्य घोष, नाम से पता लगता है घोष बाबू वेस्ट बंगाल के। ये सब लोगों का ग्रुप था, अलग अलग स्टेट्स के बड़े बड़े दिग्गज नेता ये सब शामिल थे। ये लोगों के डिसाइसिव से हुआ करती थी। इंदिरा गांधी की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी उसका फैसला, कौन कौन मंत्री बनेगा इंदिरा गांधी की पहली मिनिस्ट्री के अंदर, उसका फैसला भी इन लोगों ने किया था। लेकिन बाद में कांग्रेस स्प्लिट हुई और ये जो सिंडिकेट वाला ग्रुप है इसको बुलाया गया कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ओल्ड कांग्रेस। ओ से आप ओल्ड कांग्रेस भी कह सकते हो। और जो इंदिरा गांधी वाला ग्रुप था उसको बुलाया गया कांग्रेस आर, कांग्रेस रिक्विसिशनिस्ट, रिक्विसिशनिस्ट, बड़ा टफ सा वर्ड है ये। वर्ड का हिंदी में अनुवाद अगर करा जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना हक डिमांड कर रहा है। रिक्विसिशनिस्ट्स को आप शॉर्ट में कह सकते हो रिक्वेस्टर्स, जो रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी ये हमारा हक बनता है, जी ये हमारे को दो। ये लोग अपना हक डिमांड कर रहे थे इनसे, इसीलिए इनको रिक्विसिशनिस्ट्स बोला गया, और इसीलिए इसको बोला गया कांग्रेस आर। ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, और इसीलिए इसको न्यू कांग्रेस भी कहा जाता है, ओल्ड कांग्रेस एंड न्यू कांग्रेस। ये है मिस्टर के कामराज, आपकी बुक का ही ये पेज है। फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु भी रह चुके थे। उससे पहले तमिलनाडु मद्रास हुआ करता था। मद्रास प्रोविंस को काटा गया था दो पार्ट्स के अंदर। मद्रास प्रोविंस काट के ऊपर वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश बनाया गया था, जो कि तेलुगु स्पीकिंग था, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। और नीचे वाला जो हिस्सा था मद्रास का वो तमिल स्पीकिंग था, वहां पर जो है लेटर ऑन उसको तमिलनाडु बनाया गया था। तो ये के कामराज थे। एजुकेशनल डेप्रीवेशन था, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए एजुकेशन का महत्व मानते थे। लेकिन यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिड डे मील स्कीम की नींव रखी और बच्चों को पढ़ाया।
दोस्तों, कई लोग नींव रखते हैं। तमिलनाडु आज के टाइम में भारत के सबसे पढ़ी लिखी स्टेट्स में से है। इनफैक्ट जितने लोग आज यूएस की सिलिकॉन वैली में जॉब्स करते हैं उसमें बहुत बड़ा नंबर साउथ इंडियंस का है। कहीं ना कहीं क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन के कामराज। कहीं ना कहीं इनको ये इसका क्रेडिट जाता है। और इन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान भी बनाया था, कामराज प्लान। इसके ऊपर कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कामराज प्लान क्या था। आप थोड़ा सा हंसेंगे कि कामराज प्लान क्या था। कामराज प्लान ये था कि यंग लोगों को कांग्रेस को संभालने दिया जाए, ओल्ड लोगों को पीछे हट जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए कांग्रेस से। जबकि खुद सिंडिकेट संभाल के इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे। एक तरह से मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो कामराज प्लान था वो बिल्कुल स्प्लिट इन द कांग्रेस से बिल्कुल उल्टा चल रहा था। पैराडॉक्सिकल सिचुएशन थी। कामराज प्लान ये कहता है कि यंग लोगों को कांग्रेस की कमांड दो और पुराने लोगों को पीछे हट जाना चाहिए। ये कामराज का प्लान था। कांग्रेसमैन शुड रिजाइन, सीनियर कांग्रेसमैन शुड रिजाइन फ्रॉम ऑफिस टू मेक वे फॉर यंगर पार्टी वर्कर्स। इस चीज को कामराज प्लान कहा जाता है। ये है एस निजालिंगप्पा, बहुत बड़े सीनियर कांग्रेस लीडर थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रह चुके थे, लोकसभा के भी मेंबर रह चुके थे, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। ठीक है। मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटक। जहां बात तमिलनाडु की आती है तो बात आता है के कामराज की। बाद में डीएमके पार्टीज की बात आती है। हमने पिछले वीडियो में डीएमके के बारे में पढ़ा था, सी अन्ना दुराई के बारे में पढ़ा था, पेरियार के बारे में पढ़ा था। ऐसे ही कर्नाटक भी हमारे देश का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। काफी हद तक वो ईस्टर्न स्टेट्स से ज्यादा पढ़ा लिखा और ज्यादा डेवलप्ड है। कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है इनको। मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटक इनको माना जाता है। और कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे 1968 से लेकर 71 तक। यानी कि ये जो जिस टाइम की हम लोग ये वीडियोस पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, उसी टाइम पर सबसे ज्यादा कांग्रेस में जो हाइट पर बैठे हुए थे वो ये व्यक्ति थे, एस निजालिंगप्पा। ऐसे टाइम में एक साल आता है 1969। और 1969 में हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे। एक्चुअली में हमारे जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ हो गई। अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बार, मतलब इसको ऐसे मान लीजिए आप, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए एकदम से, जब वो प्रेसिडेंट है तो उनकी डेथ हो जाए, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है? आप कहेंगे सर इट्स वेरी सिंपल, इट्स वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर उसी टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाए या फिर वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, तो फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है? आप कहेंगे सर ये तो सिचुएशन शायद कभी भी नहीं हुई होगी। बट ऐसी सिचुएशन हुई, और केवल एक बार हुई। वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या हुआ था, आइए समझते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 में फैक्शनल राइवलरी जो है, सिंडिकेट वर्सेस इंदिरा गांधी, ये सबके सामने आ गई। ऐसे टाइम पे जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई। तो सिंडिकेट ने कहा कि एन संजीव रेड्डी जो हैं वो अगले प्रेसिडेंट होंगे कांग्रेस के। यानी कि एन संजीव रेड्डी अगले प्रेसिडेंट होंगे, कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रेसिडेंट होंगे। और कांग्रेस जो है इनको जितवाने के लिए इलेक्शन करवाएगा। आप समझ लीजिए, हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होता है उसका चुनाव लोगों के साथ नहीं होता। उसके चुनाव में सारे के सारे एमपीज यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। अब सारे एमएलए, मेजॉरिटी ऑफ एमएलए भारत में किसके हैं? कांग्रेस के हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा राज्यसभा में एमपीज की मेजॉरिटी किसके पास है? कांग्रेस के पास है। तो ऑब्वियसली ये सोचने वाली बात ही नहीं है कि किसी और कैंडिडेट को बहुमत मिल जाएगा। तो अगर एन संजीव रेड्डी को कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया है तो एन संजीव रेड्डी का भारत का प्रेसिडेंट बनना लगभग तय था। ये बात सिंडिकेट ने जाहिर कर दी, सिंडिकेट ने डिक्लेयर कर दी। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि जी भारत के इस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट है, जब जाकिर हुसैन जी प्रेसिडेंट थे तब मिस्टर वीवी गिरी जो हैं, वीवी गिरी,
ये वाइस प्रेसिडेंट थे। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे वीवी गिरी। हम कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट एन संजीव रेड्डी को सपोर्ट नहीं करते, हमारे कैंडिडेट होंगे वीवी गिरी। और बकायदा प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए आपको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। बकायदा वीवी गिरी ने रिजाइन डाला वाइस प्रेसिडेंटशिप से। तो जब प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन डाल दिया। तो उस टाइम पर इकलौती बार ऐसा हुआ था कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होगा? एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एम हिदायतुल्लाह जो हैं वो उस टाइम पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वीवी गिरी ने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा। किसका चुनाव लड़ा? प्रेसिडेंट का। अब कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस की प्रधानमंत्री है, और इंदिरा गांधी ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए, और कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया प्रेसिडेंशियल चुनाव के लिए। तो जो फैक्शंस पहले केवल दबी आवाज में आया करते थे, कई लोग मानते थे कि हाँ फैक्शंस हैं, कई लोग मानते थे कि नहीं है, लेकिन अब ये चीज बिल्कुल ओपन आ चुकी थी, जग जाहिर हो चुका था, सब जान गए थे कि लड़ाई जो है पूरे जोर पर चल रही है। इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट जो है, खुले आम लड़ाई जो है जनता के सामने आ चुकी है। तो इंदिरा गांधी ने प्राइवेट पर्सेस जो है वो भी अबॉलिश कर दिया था। इंदिरा गांधी की बहुत ज्यादा पकड़ बन गई, और इंदिरा गांधी ने उससे पहले नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी कर दिया था। ये दोनों चीजें जो है उससे इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी जो है भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई। लोग जो है दीवाने हो गए कि हाँ अरे ये है मैडम जो सबसे ताकतवर है, जो इतना बड़ा काम कर सकती है। इंदिरा गांधी की ऐसी पॉपुलैरिटी देखते हुए जो पुराने उनके धुर विरोधी थे कांग्रेस के अंदर, जो 1966 में शास्त्री जी की मौत के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मुरारजी देसाई, जब उन्होंने देखा कि इंदिरा गांधी की ऐसी पॉपुलिस्ट स्ट्रेटजीज इंदिरा गांधी को इतना पॉपुलर कर रही हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को छोड़ दिया। उन्होंने लेफ्ट द कांग्रेस, ही लेफ्ट द गवर्नमेंट आफ्टर दैट, ही रिजाइंड। और कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे? एस निजालिंगप्पा। याद है ना, 1968 से लेकर 1971 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट एस निजालिंगप्पा। उन्होंने विप जारी कर दिया। विप का मतलब होता है चाबुक। किसी को मारते हैं ना चाबुक, डांटते हैं मारते हैं चाबुक, ये ऐसे कर सीधा चल तू। वैसे ही पार्लियामेंट के अंदर हर पार्टी का एक विप होता है, जो ये कहता है कि पार्टी के जो लोग हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो वोटिंग के दौरान किस तरीके से बिहेव करेंगे। जैसे अगर कोई इंपॉर्टेंट वोटिंग होनी है तो सारे के सारे कल प्रेजेंट रहेंगे, कोई एब्सेंट नहीं होगा। विप ने अगर बोल दिया तो सब प्रेसिडेंट, सब एमपीज जो है वो पार्लियामेंट में जरूर आएंगे। अगर कोई नहीं आता तो पार्टी जो है उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो विप ने बोल दिया, विप ने क्या बोला कि सबने जो है एन संजीव रेड्डी को वोट डालना है। जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, जितने भी कांग्रेस के एमपीज हैं और एमएलएज हैं, सबको लिखित में आदेश दिया जाता है कि सबने केवल और केवल एन संजीव रेड्डी को ही वोट करना है, इसके अलावा किसी और कैंडिडेट को वोट नहीं करना है। ये बात जो है एन एस निजालिंगप्पा ने कही। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या कहा? इंदिरा गांधी ने कहा कि ना, जहां मन करे वहां वोट करना, किसी की सुनना मत, साइंस वोट करना। इंदिरा गांधी ने किसके लिए कहा? मन की सुनो, किसी की मत सुनो। ऐसा क्यों कहा? क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को पता था कि एस निजालिंगप्पा ने विप इशू कर दिया है। इंदिरा गांधी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया, यहां पर ये वर्ड आ गया रिक्वेसिशन, स्पेशल मीटिंग ऑफ एआईसीसी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की स्पेशल मीटिंग बुलाने के लिए कहा इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स ने कि एक स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए, हमें डिस्कस करना है इसके बारे में। एस निजालिंगप्पा ने कहा कोई मतलब ही नहीं है, मीटिंग किस बात की करनी है, क्या एजेंडा है तुम्हारा? कि जी हम प्रेसिडेंट के चुनाव के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। क्या डिस्कशन करोगे? बोल दिया ना एन संजीव रेड्डी को वोट करना है, बात खत्म हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया, दे रिक्वेजिशनड, तो उनका नाम भी आगे चलकर क्या पड़ा?
कांग्रेस रिक्विजिशनड, यानी कांग्रेस आर। तो जब चुनाव हुआ तो एक तरफ इंदिरा गांधी, सिर्फ एक इंदिरा गांधी का अपना कैंडिडेट था वीवी गिरी, और दूसरी तरफ थे कांग्रेस के एन संजीव रेड्डी। बहुत लोगों का ये मानना था कि ये कोई चुनाव ही नहीं है। ऑब्वियसली पार्टी जो है एक इंसान से बहुत बड़ी है, और पार्टी जो है उसने जिस कैंडिडेट के लिए विप जारी किया है और उसने जिस कैंडिडेट को खड़ा किया है वही जीतेगा। और इंदिरा गांधी ये चुनाव भी हारेगी, और आने वाले टाइम से हमेशा हमेशा के लिए ये जो नेहरू गांधी परिवार है ये खत्म हो गया। ये चुनाव जो है ये नेहरू गांधी परिवार को खत्म करने वाला था, और ये होना लगभग ऐसा लग रहा था कि यही होगा। क्यों? क्योंकि कोई ये नहीं सोच सकता कि 1885 में बनी हुई 75 साल, लगभग 100 साल पुरानी पार्टी एक तरफ, और एक नया व्यक्ति, एक नया प्रधानमंत्री जिसको बने हुए प्रधानमंत्री केवल 3 साल हुए हैं, वो एक तरफ, वो व्यक्ति कैसे जीत सकता है? लेकिन टू एवरीबडी शॉक, वीवी गिरी वन द इलेक्शन। जो कंसाइंस वोट थी उसने अपना रंग दिखाया। एमएलएज और एमपीज, कांग्रेस वाले एमएलएज और एमपीज ने वीवी गिरी को वोट किया, एंड इट वाज द बिगेस्ट शॉक फॉर कांग्रेस सिंडिकेट। तो कांग्रेस का जो सिंडिकेट था वो जड़ से खत्म हो गया यहाँ पर, और इससे पार्टी पूरे तरीके से स्प्लिट हो गई। प्रधानमंत्री को, यानी कि इंदिरा गांधी को, इमीडिएटली कुर्सी से हटा दिया गया। उसको पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया। कुर्सी से हटा दिया मतलब उसको पार्टी से एक्सपेल कर दिया, कांग्रेस से एक्सपेल कर दिया। कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने कहा कि किससे, कौन एक्सपेल, मुझे एक्सपेल कर रहे हो? मैं कांग्रेस, आई एम दी कांग्रेस। इंदिरा गांधी बोल रही है मैं हूं कांग्रेस, आई एम दी कांग्रेस, आई एम द रियल कांग्रेस, यू आर नॉट द कांग्रेस। इंदिरा गांधी क्लेम्ड हर ग्रुप एज द रियल कांग्रेस। बोलती देखो ना जीता कौन है, लोग मेरे साथ हैं, एमपीज मेरे साथ है, एमएलए मेरे साथ है, तुम मुझे क्या निकाल रहे हो? मैं हूं कांग्रेस। ठीक है। तो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस रिक्विजिशनिस्ट्स, यानी कि ओल्ड कांग्रेस वर्सेस न्यू कांग्रेस जो है, ये इस टाइम पर सबके सामने आ चुकी थी। इंदिरा गांधी ने इस डिवाइड को बड़ा अच्छा नाम दिया। उन्होंने कहा ये सोशलिस्ट्स और कंजर्वेटिव्स के बीच की लड़ाई है, यानी ये प्रो रिच और प्रो पुअर के बीच की लड़ाई है। उन्होंने अपने आप को सोशलिस्ट माना, प्रो पुअर माना, और सामने वाले को बोला कि तुम राइटिस्ट हो, तुम कंजर्वेटिव्स हो, तुम प्रो रिच हो, और मेरी पॉलिसीज गरीबों के लिए हैं। इंदिरा गांधी जो है वो गरीबी हटाओ के लिए जानी जाएगी, और लोगों ने इस चीज का, एमपीज एमएलएज ने, सबने इसका सपोर्ट किया, और इसीलिए इंदिरा गांधी की जो पावर है वो बरकरार रही, और सिंडिकेट का जो ग्रुप था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो ये थे वीवी गिरी जी जो प्रेसिडेंट बने। देखो, प्रेसिडेंट बने मिस्टर गिरी, चुनाव जीता मिस्टर गिरी ने, लेकिन ये जीत किसकी मानी जाती है? ये जीत मानी जाती है इंदिरा गांधी की। तो वीवी गिरी साहब की अगर बात करें तो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 टू 1974। कांग्रेस वर्कर थे बहुत पुराने, लेबर लीडर थे आंध्र प्रदेश से, लेबर लीडर थे आंध्र प्रदेश से, वाइस प्रेसिडेंट रहे थे 1967 से लेकर 69 तक। उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन, और प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। ये है कर्पूरी ठाकुर। रिसेंटली हमारी बीजेपी की जो सरकार है, इंडिया की बीजेपी सरकार, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया था। क्यों दिया था? बहुत बड़े सोशलिस्ट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, और लोहिया जी को के फॉलोवर थे। लोहिया जी कांग्रेस के अगेंस्ट थे, राम मनोहर लोहिया। पिछले वीडियो में हमने नॉन कांग्रेसिज्म पढ़ा है, उसका आइडिया इन्होंने ही दिया था। और जो इंदिरा गांधी के खिलाफ मूवमेंट हुआ था उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था, और इन्होंने रिजर्वेशंस को सपोर्ट किया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए बिहार के अंदर। बिहार में बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने वाले थे
श्री कर्पूरी ठाकुर, आज भी बिहार में इनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। बहुत लंबे टाइम के बाद उन लोगों को इन्हें जो है भारत रत्न दिया गया। और यहाँ पर कुछ और फोटोज हैं जो आपकी बुक के, पीएम इंसिस्ट्स ऑन फ्री वोट, कंसाइंस वोट जिसको बोला जाता है। इंदिरा गांधी ने बोला था अपने दिल की सुनो, जो दिल कहता है उसको वोट डाल के आना, और अल्टीमेटली वो जीत जाते हैं। नो कॉन्फिडेंस मूव अगेंस्ट निजालिंगप्पा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फोटो है, ये भी जो है क्रेडिट गोज टू विजयन एंड शंकर, जिन्होंने इसको बनाया है। 20 जुलाई 1969 को ये फोटो आई थी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फोटो है। ये इंदिरा गांधी है, ये अपना झंडा लेकर जा रही है कांग्रेस का। ये तीनों सिंडिकेट हैं, कामराज, अ, निजालिंगप्पा वगैरह, ये लोग हैं, ये सिंडिकेट है। और ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इंदिरा गांधी को, ये कह रहे हैं वी वुड लाइक टू रिमाइंड यू बापूज विश वाज टू सी द कांग्रेस डिसॉल्व्ड। महात्मा गांधी ने एक बार ये बात कही थी कि अब क्योंकि हमें आज़ादी मिल चुकी है तो कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। कांग्रेस का पर्पस भारत को आज़ादी दिलवाना था, आज़ादी मिल चुकी है, अब कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए। ये बात इंदिरा गांधी को क्यों कह रहे हैं? मेरा अपना मानना है कि ये बात इसलिए कह रहे हैं, ये फोटो में इसलिए दिखाया जा रहा है कि कई बार होता है ना कि कोई कोई लड़का जो है घर का, घर में दो, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। छोटा भाई कह रहा है कि घर को डिवाइड करो, बंटवारा करो और मुझे मेरा हिस्सा दो। तो उसका पिता जो है, जो ये नहीं चाहता कि घर का बंटवारा हो, वो पता है क्या कहता है, या बड़ा भाई पता है क्या कहता है, बड़े भाई का सुन लो। छोटा भाई बड़े भाई को कह रहा है कि घर का बंटवारा करके मुझे मेरा हिस्सा दो। तो बड़ा भाई कहता है कि हाँ, पिताजी तो कहते ही थे कि इस घर का बंटवारा होके रहेगा। टॉन्ट मार के, टॉन्ट मारने का मतलब कि वो ये कह रहा है कि पिताजी को पता था कि तू इतना निकम्मा है कि तू ये कांड करके छोड़ेगा। यानी कि तूने उनकी बात को सच साबित कर दिया। वो तो ये कहते थे कि बंटवारा होगा, तो ये भी ये कह रहे हैं कि हाँ, वो कह ही रहे थे गांधी जी, कांग्रेस को खत्म हो ही जाना चाहिए, तू यही करके मानेगी, तू उस नक्शे कदम पर है, तू कांग्रेस को खत्म करके छोड़ेगी। तो ये इनकी फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है। और इंदिरा गांधी झंडा लेकर जा रही है और बोलती कि क्या बोल रहे हो, कांग्रेस मैं हूं, आई एम द कांग्रेस। तो ये हमारा वीडियो था, इसके बारे में स्प्लिट इन द कांग्रेस पे बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए इसके बेसिस पर कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। हमारा जो टॉपिक है वो है इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। आफ्टर 1967 इलेक्शंस द कांग्रेस पार्टी लॉस्ट पावर एट द सेंटर, ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। कांग्रेस की ही मेजोरिटी थी सेंटर में, तो ये तो जवाब गलत हो गया। रिटेन्ड पावर एट द सेंटर विद अ रिड्यूस्ड मेजोरिटी, हाँ ये बात हुई थी। सेंटर में पावर थी लेकिन मेजोरिटी खत्म हो चुकी थी, मेजोरिटी सॉरी खत्म नहीं हुई थी, बहुत कम रह गई थी। फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट, नहीं कोलिशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अपने दम पर मेजोरिटी बना ली थी कांग्रेस ने। वॉज रिप्लेस्ड बाय नॉन कांग्रेस पार्टीज, नहीं ऐसा भी नहीं हुआ था। केवल केवल 9 स्टेट्स के अंदर ऐसा हुआ था कि नॉन कांग्रेस पार्टीज ने मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन यहाँ पर जो है जो बात की जा रही है वो सेंटर की बात हो रही है। तो सेंटर की अगर हम बात करें तो रिटेन्ड पावर एट द सेंटर एंड विद रिड्यूस्ड मेजोरिटी, तो इसका आंसर होगा बी। दूसरा है द बिगेस्ट चैलेंज टू इंदिरा गांधी आफ्टर 1967 केम फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टीज, नो। जुडिशरी, नो। सिंडिकेट विद इन द कांग्रेस, बात यहाँ पे 1967 की हो रही है। अगर यहाँ पर बात 1974 की होती, जो आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे, तो हो सकता है जुडिशरी भी आंसर होता। लेकिन बात यहाँ पर स्पेसिफिकली 1967 की है, तो इसका जवाब क्या है? सिंडिकेट विद इन द कांग्रेस। आर्म्ड फोर्सेस, नहीं, आर्म्ड फोर्सेस भी इसका जवाब नहीं है। द सिंडिकेट इन द कांग्रेस पार्टी रेफर्स टू यूथ लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, नहीं। पावरफुल इन्फ्लुएंशियल सीनियर कांग्रेस लीडर्स, यस। सोशलिस्ट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, नो। रीजनल पार्टी लीडर्स, नो। द राइट आंसर इज बी। हाउ डिड इंदिरा गांधी ग्रेजुअली वीकन द सिंडिकेट, कैसे उसने वीकन किया सिंडिकेट को? बाय साइड लाइनिंग देम, साइड कर दिया। क्या इंदिरा गांधी ने कोलिशन बनाया? नहीं। क्या इंदिरा गांधी ने कांग्रेस से रिजाइन किया? नहीं।
क्या इंदिरा गांधी ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया? नहीं। इंदिरा गांधी ने क्या किया? उनको साइडलाइन कर दिया, इग्नोर कर दिया, और अपने जो ट्रस्टेड एडवाइजर्स थे जो कांग्रेस के बाहर के थे उनके ऊपर फोकस किया। और लास्ट क्वेश्चन है, द 10 पॉइंट प्रोग्राम एम्ड टू गिव कांग्रेस अ राइट विंग ओरिएंटेशन? नहीं। राइट विंग ओरिएंटेशन का मतलब होता है कंजर्वेटिव्स। इसका तो इल्जाम लगाती थी वो सिंडिकेट पर कि सिंडिकेट जो है वो कंजर्वेटिव है, प्रो रिच है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा है लेफ्ट ओरिएंटेड। यस, ये लेफ्ट ओरिएंटेड आइडियोलॉजिकल इमेज बनाने की कोशिश थी। बी इसका जवाब हो सकता है। फेडरल करेक्टर नहीं, आने वाले टाइम में हम लोग पढ़ेंगे कि फेडरल करेक्टर क्या होता है, ये भी इसका जवाब नहीं है। कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क ना, कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क तो इससे रिलेटेड है, तो ये भी इसका जवाब नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा इसका सही जवाब। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने स्प्लिट इन द कांग्रेस को पढ़ा बहुत डिटेल के अंदर। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात हो गई होगी। तब तक के लिए जय हिंद।